क्या संयोग है कि यथार्थ में भी युद्ध चल रहा है और कथा में भी युद्ध चल रहा है। यथा में और कथा में दोनों में युद्ध चल रहा है। यथार्थ में पिछले कुछ सालों से 2-3 जगहों पर युद्ध चल रहा है और अभी अभी हाल फिलहाल में हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक युद्ध जैसा कुछ देखा, जिसका समापन द्रोण पर्व से हुआ। द्रोण पर्व DRONE, द्रोण के मार गिराए जाने से भारत पाकिस्तान की जो छोटी सी झड़प हुई, जो युद्ध जैसा कुछ हुआ, उसका समापन हुआ। और कथा में भी द्रोण के मारे जाने से, द्रोण DRONA, द्रोण के मारे जाने से द्रोण पर्व का समापन हुआ। द्रोण पर्व महाभारत का 7वां पर्व है। इसमें उपपर्वों की संख्या 8 है। इसमें अध्यायों की संख्या 202 है। श्लोकों की संख्या कोई 9000 के आसपास है और इसको मैंने सुनाया 110 कड़ियों में। ये जो युद्ध चल रहा है, या आज तक जो मानव के इतिहास में जो इतने सारे युद्ध हुए हैं, उससे मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि संसार में इतनी हिंसा क्यों है, अन्याय क्यों है, शोषण क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, विषमता क्यों है। ये प्रश्न मेरे ही मन में नहीं, सभी के मन में ये प्रश्न आता है कभी ना कभी। और हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर शोषण है, जहाँ पर अन्याय है, जहाँ पर हिंसा है, वहीं पर अहिंसा का, शांति का, समानता का, ये सब लाने का प्रयास भी चल रहा होता है। कहने का मतलब कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि अपने देश में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है पॉजिटिविटी के कंपैरिजन में। तो ये क्यों हो रहा है? इसको बहुत लोगों ने बहुत तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश की है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के विचार जो है वो पाए जाते हैं। एक तो विचार कन्फर्मिस्ट लोगों का है, जो ये मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है, ईश्वर, गॉड, अल्लाह जिसको वो बोलते हैं, कि वो सब कुछ जो है वो कर रहा है ना। मनुष्य तो एक कठपुतली है, नचाने वाला तो वो है। ये जहां तक अदृश्य शक्ति से सब कुछ हो रहा है, जहां तक इसकी बात है, तो इस बात को थोड़ा बहुत माना जा सकता है। लेकिन ईश्वर, अल्लाह, गॉड के कॉन्सेप्ट से मैं एग्री नहीं करता हूं। दूसरा जो विचार जो चलता है, उस विचार के अनुसार मनुष्य जो है वो सब कुछ कर रहा है। वो विचार, ये विचार मोस्टली रैशनलिस्ट का है, और मैं ये कहने की हिम्मत करूंगा कि इगोटिस्टिकल लोगों का है, जो ये मानते हैं, एक प्रिजम्पशन है इस विचार के पीछे, और वो प्रिजम्पशन ऐसा है कि जैसे कि मनुष्य जो है उस पे ब्रह्मांड का कोई असर नहीं है, वो तो ब्रह्मांड के बाहर किसी लोक से आया है, और मनुष्य के पास फ्री विल है डिस्पाइट द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द कॉस्मोस एंड इट्स एनर्जीज। वो जो मर्जी आए वो करता है ना, वो ये मानते हैं। और मनुष्य अपने फ्री विल के कारण जो है वो ये सब सारी चीजें करता है। वो लड़ाई करता है या प्रेम करता है, तो उसके अपने फ्री विल से उसका संबंध है। इससे तो मैं कतई अग्री नहीं करता हूं। अब मेरी जो जानकारी है इसके कारण में, उसको मैं 2 कैटेगरीज में बांटता हूं, एक ऑकल्ट और दूसरा इंटेलिजिबल। अब मेरा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ऑकल्ट है ना। कुछ ऑकल्ट है, कुछ मैंने रिसर्च किया है, और कुछ मेरे अपने इन्फरेंसेस हैं, कुछ एम्पिरिकल इन्फरेंसेस हैं मेरे, जिसके आधार पर मैं इसका कारण जो मैं समझता हूं, मैं अभी आपके साथ शेयर करने के लिए बैठा हूं। जो मेरा ऑकल्ट सोर्स है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना पसंद करूंगा। मैं इतना बार कहूंगा कि जो मेरी अपनी जानकारी है, अपार्ट फ्रॉम द रिसर्च दैट आई हैव डन, वो जो ऑकल्ट है वो कोई संसार के किसी मनुष्य या किसी किताब या किसी पौराणिक कथा के आधार पर मैंने कोई
इंफॉर्मेशन नहीं ड्रॉ किया है, उधर से मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ी बहुत जो भी है वो कहीं और से मिली है, और मेरा रिसर्च है और मेरे अपने इन्फ्लुएंसेस है। तो जो ऑकल्ट है, ऑकल्ट यानी कि जो रहस्य के क्षेत्र का है, जो गुप्त है, गुह्य है, जो अदृश्य है, जो अप्रकाशित है, जो नजर नहीं आता है, जो नॉन फिजिकल है, वो कारण, उन कारणों को मैं यहाँ डील नहीं करूंगा। मैं डील करूंगा उन कारणों को जो इंटेलिजिबल है, जो वेरीफाइबल है, जो एपरेंट है, ऑब्वियस है, जो मेजरेबल है। और उस कारण में जो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है एनर्जी। अब ये जो पूरा कॉस्मोस है, ये जो भी हमें सेलेस्टियल बॉडीज दिखती हैं, जो स्टार्स और बॉडीज, जो भी आकाशीय पिंड जो हमें दिखते हैं, मैटर का जो फॉर्म है वो जो हमें दिखता है, ये बेसिकली एक एनर्जी का एक फ्रेमवर्क है, एक ग्रिड है, एक तरीके से समझिए एक स्ट्रक्चर है एनर्जी का, जिसके ऊपर ये एक कवर जैसा चढ़ा हुआ है आकाशीय पिंडों का। ये वैसा ही है जैसे कि हम कभी कभी जब अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप को स्टार्ट करते हैं या उसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर जो है वो फॉर स्प्लिट सेकेंड वो बिल्कुल सफेद सफेद दिखाई देते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर वही है, और तुरंत ही उसके बाद उनके ऊपर कलरफुल कवर आ जाता है, उसको स्किन कहा जाता है। उसी तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एनर्जी का है, जिसके ऊपर ये सेलेस्टियल बॉडीज का एक कवर है। ठीक है, ये जो पूरा कॉस्मोस है, ये कॉस्मोस एक इंडिविजिबल, एक सिंगल बॉडी के समान है। ठीक है, इसमें कहीं कोई स्पेस नहीं है। जो दो स्टार्स के बीच में हम स्पेस देखते हैं, वो स्पेस कहीं कुछ नहीं है, है ना। उसमें बाल बराबर भी स्पेस नहीं है। उसके बीच में क्या है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो एक दूसरा विषय हो जाता है। लेकिन ये पूरा जो कॉस्मोस है, ये एक तरीके से समझिए कि इसका एक 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 छोटा सा मैं यहाँ पर ऑकल्ट पॉइंट रख रहा हूं कि इस कॉस्मोस के फॉर्मेशन के पीछे एनर्जी फैक्टर नहीं है। एनर्जी के भी पहले कॉन्शसनेस है। इस पूरे कॉस्मोस के फॉर्मेशन का जो प्राइमरी जो फैक्टर है वो है कॉन्शसनेस, और कॉन्शसनेस का जो है वो इंटीग्रल पार्ट एनर्जी है, और यही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर के वो वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में नजर आता है। तो एक तरीके से ये जो कॉन्शसनेस है, ये एक यूनिवर्सल फील्ड ऑफ कॉन्शसनेस है, जिसमें कि एनर्जी है, और ये एक महासागर के समान है, जिसमें कि ये वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्टार्स वगैरह जो हैं, प्लैनेट्स वगैरह जो हैं, इसमें है। और सारा कुछ जो है वो एनर्जी से डिटरमिन हो रहा है इसका। अब जो एनर्जी से डिटरमिन हो रहा है, उस कारण से हर सेलेस्टियल बॉडी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी से वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो हर सेलेस्टियल बॉडी की अपनी एक सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है, तो अर्थ की भी अपनी एक सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है। और सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। जो इंटरस्टेलर स्पेस है, उसके अंदर भी डार्क एनर्जी है, वैक्यूम एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज है ना। वो सब एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा एक बॉडी के समान है पूरा कॉस्मोस, जैसे कि मनुष्य का शरीर है ना, और सबका एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आदमी के पैर के अंगूठे में चोट लग जाए, कोई कांटा चुभ जाए, तो दर्द केवल वही महसूस नहीं होता है, पूरे शरीर को महसूस होता है। उसी तरीके से इस कॉस्मोस में कहीं पर कुछ भी घटता है तो उसके रिपल्स पूरे कॉस्मोस में जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही इनिशियल स्टेज में है डेवलपमेंट के, इसलिए हमारी सेंसिटिविटी उतनी डेवलप्ड नहीं है कि हम उसको पकड़ पाए। लेकिन ये होता है, ये एक दूसरे पर सबका इन्फ्लुएंस चलता रहता है।
और हर सेलेस्टियल बॉडी की अपनी एक जो है वो सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी होती है। तो अर्थ की भी एक सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी जो सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है वो 7.83 हर्ट्ज है। ये एक बहुत ही लो स्पेक्ट्रम में बहुत नीचे के लेवल की एक फ्रीक्वेंसी है 7.83 हर्ट्ज, लेकिन इसको अर्थ का एक तरीके से पल्स माना जाता है ना। अर्थ की वैसे फ्रीक्वेंसी 0.1 हर्ट्ज से लेकर के कुछ 300 हर्ट्ज तक बताया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से हर सेलेस्टियल बॉडी की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, जिससे उनका अपना अलग अलग कैरेक्टर डिटरमिन हो रहा है। तो अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है उससे अर्थ पर रहने वाले हर लाइफ फॉर्म का कैरेक्टर डिटरमिन हो रहा है। ह्यूमन बीइंग का भी कैरेक्टर डिटरमिन हो रहा है। आदमी जिस चीज का बना है, जिस जेनेटिक मटेरियल का बना है या जिन सब्सटेंसेस का बना है, वो भी अर्थ के वेरियस चीजों से, अलग अलग चीजों से जो है वो सब सारी चीजें बनी हैं। और आदमी के अंदर जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है उससे आदमी की अपनी फ्रीक्वेंसी डिटरमिन हो रही है। अब अर्थ की जैसे फ्रीक्वेंसी 0.1 हर्ट्ज से लेकर के 300 हर्ट्ज तक है, जिसकी मीन फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है, उसी तरीके से ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग की इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, जब वो वर्टिकल खड़ा रहता है, उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी एक ह्यूमन बीइंग की 3 से लेकर 17 हर्ट्ज तक की होती है। 3 to 17 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 7.83 हर्ट्ज अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट की बात माने तो ब्रेन के अल्फा वेव की मीन फ्रीक्वेंसी है। ये मीन फ्रीक्वेंसी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक कॉमन फ्रीक्वेंसी है जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू शूमन रेजोनेंस, वो 0.5 हर्ट्ज से लेकर के कुछ 60 हर्ट्ज तक जो है वो बताते हैं कि होता है। और 5 सेगमेंट्स हैं, 5 बैंड्स हैं फ्रीक्वेंसी के जो ह्यूमन ब्रेन में पाए जाते हैं। सबसे नीचे जो है वो डेल्टा होता है, उसके ऊपर थीटा होता है, उसके ऊपर अल्फा, उसके ऊपर बीटा, उसके ऊपर गामा। मैं जल्दी से बता दूं कि ये फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या है। डेल्टा का 0.5 से 4 हर्ट्ज तक, थीटा का 4 to 8 हर्ट्ज, अल्फा का 8 to 13 हर्ट्ज, बीटा का 13 to 30 हर्ट्ज और गामा का 30 to 60 हर्ट्ज। कहीं कहीं लोग शूमन रेजोनेंस को डिनाई करते हुए ये बताते हैं कि नहीं, द ब्रेन वेव्स आर केपेबल ऑफ रीचिंग अप टू 150 हर्ट्ज। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन बीइंग की, ये यूनिफॉर्म नहीं है, और न ही अर्थ की फ्रीक्वेंसी जो है वो यूनिफॉर्म होती है हर जगह, ठीक है। कहीं कहीं आपको अर्थ की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 22 हर्ट्ज है, तो कहीं कहीं मीलो आपको 22 हर्ट्ज मिलेगी, और कहीं कहीं पर 1 मीटर के अंदर फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। एक कमरे के अंदर एक कोने में एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दूसरे कोने में दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ये फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर है, और इस फ्रीक्वेंसी से ही अर्थ के अलग अलग रीजन्स का कैरेक्टर जो है वो डिटरमिन होता है, और अलग अलग रीजन के कैरेक्टर से उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिटरमिन होती है। जैसे कि शहरों में जहां पर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, जहां पर की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होता है, वहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत लो पाया जाता है। जबकि गांव में जो स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है वहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा ऊपर पाया जाता है। जंगलों में ये फ्रीक्वेंसी काफी ऊपर होता है, और पहाड़ों पर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर होता है, बहुत ऊंचा होता है। ये बिल्कुल दूसरे, ये गामा रेंज की फ्रीक्वेंसी वहां मिलती है, जबकि शहरों में डेल्टा और थीटा रेंज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग, सारे ह्यूमन बीइंग्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 to 17 का ही नहीं होगा, 3 तो होगा सबका, क्योंकि एक स्टैंडिंग पोजीशन पे 2 से 3 हर्ट्ज जो है वो पैरों की फ्रीक्वेंसी होती है, और माना जाता है कि आइज की फ्रीक्वेंसी जो है वो 90 हर्ट्ज तक केपेबल है, आइज जो है चीजों को देखने का। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है हर आदमी की वेरी करती है। किसी का 17 पे खत्म हो जाएगा, किसी का 20 पे, किसी का 27 पे, किसी का 37 पे, किसी का 77 पे भी जा सकता है, किसी का 97 तक जा सकता है। तो हर आदमी की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, उसका अपर लिमिट अलग होगा, एंड देयरफॉर उस पर्टिकुलर आदमी की मीन फ्रीक्वेंसी जो है सो अलग होगी।
लेकिन 7.83 हर्ट्ज जो ब्रेन का अल्फा जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉमन है और वो सबसे स्ट्रांग है, वो एक तरीके से बेस है। तो अब इन फ्रीक्वेंसी से, जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज है, ये 5 जो सेगमेंट्स हैं, 5 जो बैंड्स हैं, हाउ डज इट ट्रांसलेट इनटू द ह्यूमन कैरेक्टर? ठीक है, इसको समझने के लिए जो मुझे सबसे ठीक चीज मिली वो योग से मिली, योग सूत्र से मिली। वो तंत्र में भी वो उसका डिस्कशन आता है कि जो कैरेक्टर है उसका, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है इस फ्रीक्वेंसी का ह्यूमन बीइंग के लिए, वो है इसके 3 रेंजेस। पहला रेंज तामसिक, दूसरा राजसिक, तीसरा सात्विक। तो जो लोअर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है डेल्टा का और थीटा का, 8 हर्ट्ज तक ऑलमोस्ट, जो वो पॉइंट है जहां से कि फिर अल्फा शुरू होता है, ये डेल्टा और थीटा जो है मेरे ख्याल से ये तामसिक रेंज के हैं। और तामसिक रेंज में क्या प्रधान चारित्रिक विशेषताएं मनुष्य की होती हैं? आलस्य है, अकर्मण्यता है, शिथिलता है, लिप्सा है। ये सब सारी चीजें जो है वो जो तामसिकता है उसमें देखने को मिलती है। और इसके ऊपर जो राजसिकता है, जो कि मैं मानता हूं कि अल्फा से शुरू होता होगा 8 हर्ट्ज के आसपास से, 7.83 से, और ये जाता होगा, कहने को तो लोग बोलेंगे कि बीटा के एंड तक जाएगा 30 तक, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद ये 30 तक ना जाके 25 तक जाता हो। अगर 30 तक जाता भी होगा तो मेरा मानना है कि 25 से ही जो है वो गामा के कैरेक्टर्स आने लगते होंगे, जो सात्विक का रेंज है। तो राजसिक प्रधान लोगों में क्या होता है? राजसिक प्रधान लोग जो है वो एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, ये कर्म करने में विश्वास करते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर इनके अंदर अहंकार आता है, इनके अंदर टेंडेंसी टू कंट्रोल अदर्स आता है, डोमिनेट करने की टेंडेंसी इनके अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सारी चीजें जो है ये प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इनका सेंसरी प्लेजर पे काफी जो है सो इनका वो रहता है, मतलब कि सेंसरी प्लेजर्स की तरफ काफी इनका झुकाव रहता है। ये दृष्टि सुख पाने के लिए ये अलग अलग जगह घूमना पसंद करते हैं, अलग अलग चीज देखना पसंद करते हैं, ये तरह तरह का खाना पीना पसंद करते हैं, ये अलग अलग चीज सुनना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, ये शारीरिक सुख के प्रति इनकी आसक्ति इनके अंदर बहुत होती है। और ऐसे ही लोग जब किसी लीडरशिप पोजीशन में पहुंच जाते हैं, ये किसी ऐसी जगह पे ये पहुंच जाते हैं जहां से कि ये ऐसे डिसीजंस ले सकें जिससे कि काफी सारे लोग प्रभावित हो सकें, तो इनके अंदर वो अहंकार डेवलप करता है, इनके अंदर एक सेंस ऑफ स्टेटस डेवलप करता है। ऐसे लोग प्रायः जो है वो थोड़े कटु बोलने वाले होते हैं, थोड़े अहंकारी होते हैं, अपने वर्ग के लोगों से मिलना पसंद करेंगे, इत्यादि इत्यादि ये सारी चीजें। और इस संसार में अधिकांश लोग जो हैं, अबाउट 90 to 95% लोग इसी राजसिक वाले सेगमेंट के लोग होते हैं। उनके अंदर तामसिकता भी होती है, थोड़ी तामसिकता होती है, अधिक राजसिकता होती है। दे आर एक्शन ओरिएंटेड पीपल। जो सात्विक लोग होते हैं उनके अंदर मृदुता होती है, वो मृदुभाषी होंगे, वो उदार होंगे, वो विनम्र होंगे, उनके अंदर करुणा होगी, उनके अंदर प्रेम होगा। ऐसे लोगों के अंदर ये ऑलमोस्ट गामा का जो बैंड है 30 हर्ट्ज एंड अबव का, उसमें ये वो इनके अंदर जो है प्रधान रूप से ये फ्रीक्वेंसीज पाई जाती होंगी। और ये 40 हर्ट्ज तक जाता होगा ये कैरेक्टर। 40 हर्ट्ज के ऊपर जाने पर, वो मेरा विषय नहीं है बोलने का यहाँ पर, लेकिन मैं एक लाइन बोल दूं कि 40 हर्ट्ज के ऊपर जब आदमी की ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जाने लगती है, तब आदमी का इंट्यूशन डेवलप करना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो ऊपर उठता चला जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर ESP जो है वो स्ट्रांग होना शुरू होता है उसका।
ESP यानी इंट्यूशन, आप समझ लीजिए उस चीज को, वो स्ट्रांग होना शुरू होता है। और वो काफी ऊपर जाने पर, 60, 80, 90 पर जाने पर, वहां तक पहुंचने पर वो इंटरडायमेंशनल डोमेन्स जो है वो उनके साथ कनेक्ट करने लगता है। वो जो यूनिवर्सल फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके साथ उसका बहुत डायरेक्ट और इमीडिएट कनेक्शन बैठने लगता है। वहां पर उससे वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने लगता है। वो आंख बंद करके बैठे बैठे देयरफॉर बता पाता है कि फलाना आदमी अपनी जगह पर क्या कर रहा है। वो उस जगह पे जाता नहीं है, वो उस व्यक्ति के दिमाग में नहीं घुसता है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो जो यूनिवर्सल फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस जो नॉन लोकल और नॉन इंडिविजुअल होता है, वहां से इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, वो कर लेगा। वो आंख बंद करके 10,000 किलोमीटर दूर क्या है वो देख लेगा। वो आंख बंद करके किसी के साथ कम्युनिकेट कर लेगा। ये सब सारी चीजें डेवलप होती हैं जब ब्रेन जो है वो 80, 90 इत्यादि के ऊपर जाना है, फ्रीक्वेंसी जब उसके ऊपर जब ब्रेन चला जाता है तब। और इस चीज को डेवलप करने के लिए अपने यहाँ तरीके बताए गए हैं, वो योग और तंत्र वगैरह, वो सब मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो विषय नहीं है। तो ये जो राजसिक लोग हैं, ये ज्यादातर यही लोग हैं पूरे संसार में। तो ये जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने अपने ग्रुप्स को या इनका प्रभाव क्षेत्र जहां जहां तक होता है, तो इससे होता क्या है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। मतलब आप भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मैं भी कंट्रोल करना चाह रहा हूं, तो हमारे और आपके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। इसी तरीके से इंडिविजुअल्स के बीच, कम्युनिटीज के बीच, देशों के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा होता है और युद्ध की संभावना बनती है, हिंसा की संभावना बनती है, अन्याय की संभावना बनती है, भ्रष्टाचार होता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही लोगों के हाथ में या तो कलम मिल जाए या बंदूक मिल जाए तो वो उसको विल्ड करना शुरू करते हैं। और जिन लोगों के ऊपर विल्ड करना शुरू करते हैं वो लोग संघर्ष करना शुरू करते हैं अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, विषमता के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो एक कलह की सी स्थिति बनती है, एक कॉन्फ्लिक्ट की सी स्थिति बनती है। यही कारण है इस दुनिया में इन तरीके की नेगेटिविटीज के एग्जिस्टेंस का, ये मेरी समझ कहती है। अब एक पॉइंट इसमें और है, और वो है कि ये कोई कांस्टेंट ये चीज नहीं रहती है ना। इसका एक फीचर इस पूरे यूनिवर्स का है कि ये हमेशा चेंज करता रहता है। ठीक है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स। तो एनर्जी का पैटर्न भी चेंज करता रहता है, एनर्जी का पैटर्न हमेशा चेंज करता रहता है एवरी सेकेंड, एंड देयरफॉर उसका कैरेक्टर जो है वो, उसका इफेक्ट जो है आदमी के कैरेक्टर के ऊपर पड़ता रहता है। इसी कारण से आप देखिएगा कि आज से 70-80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका के लिए कितना आसान था कि वो जापान के ऊपर जाकर के 2 एटम बॉम्ब गिरा दे। क्या आज पॉसिबल है? पहले कितनी बर्बरता थी, कितने युद्ध होते थे पहले, अब होते हैं? नहीं होते हैं, बहुत कम हो गए। इन टर्म्स ऑफ वायलेंस दिस वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ केओस टू अ स्टेट ऑफ ऑर्डर। हाँ, भ्रष्टाचार बढ़ा है, हाँ हो सकता है कि शोषण और अन्याय भी बढ़ा हो। तो ये सब सारा जो इफेक्ट है, ये जो कॉस्मिक एनर्जीज का इंटरप्ले है और उसका जो इफेक्ट है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, उसके ब्रेन के ऊपर, उस कारण से है। ह्यूमन बीइंग्स डोंट हैव एनी फ्री विल। जो लोग समझते हैं कि फ्री विल है और हम कर सकते हैं, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि आप जरा सा हाइड्रोजन में जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप 2 इलेक्ट्रॉन तो डाल करके दिखा दीजिए। यू जस्ट चेंज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी ब्लडी एलिमेंट। ठीक है, यू कैन नॉट। तो जब आप एक एटम को, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, तो आप अपने सेल को क्या करेंगे? एक सेल के अंदर हजारों और लाखों या पता नहीं करोड़ों कितने एटम्स हैं, और आपका शरीर पता नहीं कितने खरब सेल्स से, कोशिकाओं से बना हुआ है। आप कहां से आपके अंदर जो है वो रहेगा, फ्री विल रहेगा? देयर इज नो फ्री विल। सारी चीजें जो हैं
वो एनर्जीज के इंटरप्ले से, उनके इन्फ्लुएंस से हो रही हैं, ऑफ विच ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ पार्ट। ठीक है, और चीजें हमेशा बदल रही हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो कोई स्टैटिक, कोई एक प्लैनेट नहीं है, इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी एक बार जिस जगह से बढ़ जाती है आगे, वहां लौट करके फिर आज तक नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो मिल्की वे का जो है कि वो परिक्रमा कर रहा है, और एक परिक्रमा पूरी करने में सूर्य को 25 करोड़ साल लगते हैं। ठीक है, जब से होमोसेपियन हुआ है इस दुनिया में 2.5 लाख साल से, तब से पृथ्वी उस सन के उस गैलेक्टिक पाथ का केवल 0.1% कवर कर पाई है ना। 25 करोड़ साल और कहाँ 2.5 लाख साल, 0.1% पाथ कवर कर पाई है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर वो 0.1% पाथ भी बहुत ज्यादा है, और चेंज प्रतिपल आ रहा है। इसलिए शायद हम जो ये पाते हैं कि चीजें जो हैं वो काफी कुछ बदल गई हैं पहले से, चीजें किसी मामले में बेहतर हो गई हैं, किसी मामले में खराब हो गई हैं, ये सारा जो है एनर्जी के कारण है। जो ये मेरा मानना है कि इस कारण से युद्ध होता है, या इन्हीं कारणों से प्रेम भी होता है। ठीक है, वो एनर्जीज के कारण होता है। जो इसके पीछे जो गुप्त, जो ऑकल्ट रीजन है, काश मैं उसके बारे में बोल पाता, लेकिन चूंकि मैं कोई ऑकल्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी कोई ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए मैं वो सब बातें बोलूंगा तो कोई सुनेगा भी नहीं। उन बातों का प्रतिष्ठित होना तो बहुत दूर, कोई सुनेगा और मानेगा भी नहीं। तो मैं उन बातों को नहीं कहूंगा, वरना मैं आपको बताता कि मुझे ये जानकारी दी गई है कि अर्थ इज अ planet of very low and dense energy. It is not a good planet. It is a planet of very low and dense energy. It's a planet of extreme polarities. जितना डार्कनेस है उतना ही यहां पर लाइट है। ठीक है, और souls incarnate as human beings on earth to experience पेन एंड सफरिंग, ये मैंडेटरी होता है हर सोल के लिए, और हर सोल यहां इनकारनेट करती है इन वेरिंग डिग्रीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोल्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, है ना, विच इट चूजेस टू एक्सपीरियंस, वो पेन और सफरिंग एक्सपीरियंस करती है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, द यूएसपी ऑफ दिस अर्थ इज पेन एंड सफरिंग। उसी के लिए आत्माएं आती हैं यहाँ पर एज ए ह्यूमन बीइंग। जो लोग आत्माओं को नहीं मानते हैं, जो रीइंकारनेशन को नहीं मानते हैं, वो मेरी बातों को नहीं मानेंगे, और मैं अपनी बात मनवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिटेल कर पाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन इन बातों को रहने दिया जाए। बेसिकली इस बात को समझिए कि जो भी हो रहा है इस विश्व में, वो सारा कुछ जो है वो एनर्जीज के कारण हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज के कारण हो रहा है। ठीक है, उसमें किसी का विल, कहीं उसकी कोई जगह नहीं है। मुझे इतना ही कहना था। कर्ण पर्व अब शुरू होगा, द्रोण पर्व समाप्त हो गया, अब कर्ण पर्व मैं 1-2 दिनों में शुरू करूंगा सुनाना। धन्यवाद।